तो हमारा टॉपिक है क्या? न्यू ड्रग डिस्कवरी या ड्रग डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम? स्क्रीनिंग। हम ये देखते हैं कि जिस मॉलिक्यूल, मान लो ड्रग डिस्कवरी के फेज में सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं ये इफेक्टिव है कि नहीं है, उसको टारगेट प्रोटीन से हम बाइंड कराते हैं इन विट्रो। इन विट्रो, नॉट इन विवो। फिर ड्रग मॉलिक्यूल आपका टारगेट प्रोटीन से बाइंड करेगा। फिर क्रोमेटोग्राफी रिलीज बाउंड कंपाउंड फ्रॉम प्रोटीन। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको इससे अलग करेंगे। फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह। एक तरीके से ये सारा का सारा, ताकि एक हमको मॉलिक्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर मालूम हो जाए। जिस दवा की हम स्टडी करने जा रहे हैं कि यह दवा इस बीमारी में उपयोगी है या नहीं उपयोगी है, तो पहले उस दवा को जो भी स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन है उससे बाइंड कराएंगे। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी के द्वारा उस ड्रग को बाउंड प्रोटीन से सेपरेट करेंगे। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर होगा। इन सारे के सारे प्रोसेस से क्या मालूम हो जाएगा कि वो जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, जिस दवा पे हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब यहां से आते हैं ड्रग डिस्कवरी। सबसे फर्स्ट फेज क्या? पहला काम तो आपने ये कर लिया कि जिस दवा पे रिसर्च करना है या जो ड्रग डेवलपमेंट करना है, जो भी इस दवा की इफिकेसी है या नहीं है, इसमें इफेक्टिव है या नहीं है, तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ड्रग स्क्रीनिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होगा। फिर क्या? प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, इन विट्रो एंड इन विवो। तो ड्रग डिस्कवरी में फर्स्ट फेज इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के द्वारा हम ये इवेल्युएट करते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या। तो उसमें क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च में दो फेज है, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो में क्या करते हैं हम? जैसे आपने उस, पता चला आपको देखना है कि कोई दवा, उसमें कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो आपने एक बैक्टीरिया का क्या तैयार किया, कल्चर। उस पर उस ड्रग को डाला तो देखा बैक्टीरिया मरे कि नहीं मरे। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट। ये किसके द्वारा? इन विट्रो स्टडी। फिर क्या आता है? इन विवो। इन विवो में क्या करेंगे? उसी दवा को हम लिविंग एनिमल के अंदर डालें। लिविंग एनिमल के अंदर, जैसे रैट, माइस, गिनीपिग वगैरह। उसके लिए तमाम रूट्स हैं। इंट्रावीनस भी डालते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल, ओरल रूट। इन सब से ड्रग को एनिमल को दिया जाता है। प्री क्लिनिकल रिसर्च इसमें क्या क्या है? Before testing a drug in people, researchers must find out whether it has the potential to cause serious harm, also called toxicity. The two types of preclinical research are in vitro and in vivo. FDA requires research to use good laboratory practice defined in medical product development regulation for preclinical laboratory study. These regulations set the minimize for the
मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर स्टडी, पर्सनल फैसिलिटी, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह। अब इसमें क्या है कि पता चला आप किसी एक, मान लो कोविड की कोई आपने कोई एक दवा है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये दवा कोविड पे इफेक्टिव हो, ये मॉलिक्यूल कोविड पे इफेक्टिव होगा। कोई एक मॉलिक्यूल है ए, अब आप ये जानना चाह रहे हैं अब वो कि वो ए मॉलिक्यूल में एंटी कोविड प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल ए की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग से क्या साबित, उसमें क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे। उससे क्या साबित हो जाएगा कि वो जो मॉलिक्यूल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या, उसका केमिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का क्या है। उसके बाद फिर क्या, प्री क्लिनिकल रिसर्च। प्री क्लिनिकल रिसर्च एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या कहता है कि प्री क्लिनिकल रिसर्च में आप दो टेस्ट करते हैं, इन विट्रो और इन विवो। प्री क्लिनिकल रिसर्च क्यों किया जाता है? प्री क्लिनिकल रिसर्च इसलिए किया जाता है, यह जांचने के लिए, यह देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मॉलिक्यूल में कोई सीरियस हार्मफुल इफेक्ट है या कोई टॉक्सिसिटी है। अब अगर उस मॉलिक्यूल को बिना एनिमल को दिए हम सीधे किसी एक्सपायर्ड ह्यूमन को देंगे, दे दिए डायरेक्ट, और पता चला उस मॉलिक्यूल ने ह्यूमन में क्या क्रिएट कर दिया, टॉक्सिसिटी या कोई सीरियस साइड इफेक्ट, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम पहले उस ड्रग की टेस्टिंग किस पे करेंगे, एनिमल्स के ऊपर। ये देखने के लिए कि कहीं वो दवा उन एनिमल के शरीर में कोई बहुत घातक दुष्प्रभाव या कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट कर रही है। इसके लिए हम दो चीजें, इन विट्रो टेस्ट और इन विवो टेस्ट। फिर आपका आता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। ड्रग डेवलपर्स आर स्पॉन्सर, जैसे जो कंपनी फंडिंग कर रही है या जो एजेंसी उस ड्रग को डेवलप करने की कोशिश में लगी हुई है, तो पहले क्या करेंगे वो, ड्रग डेवलपर्स और स्पॉन्सर्स मस्ट सबमिट एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू एफडीए before beginning clinical research. In the investigational new drug application, developers must include क्या, एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल प्रोटोकॉल, डाटा फ्रॉम एनी प्रायर ह्यूमन रिसर्च, information about the investigator. Then developers need to asking for FDA assistance, FDA IND review team, FDA approval. The FDA IND रिव्यू टीम में क्या होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिशियन, फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स, केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये एफडीए अप्रूवल में क्या होगा, एफडीए रिव्यू टीम हैज 30 डे टू रिव्यू द ओरिजिनल आईएनडी सबमिशन। The process protects volunteers who participate in clinical trials from unreasonable and significant risk in clinical trials. तो जो भी एजेंसी या जो भी कंपनी या जो भी उस रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहे होंगे, वो एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन एफडीए को देंगे। उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, उस एप्लीकेशन में मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस मॉलिक्यूल की जब प्री क्लिनिकल स्टडी हुई है रैट पे या माइस पे, तो उससे क्या डाटा निकला,
उस मॉलिक्यूल ने उस स्पेसिफिक एनिमल्स पे क्या इफेक्ट दिया, क्या टॉक्सिकोलॉजी स्टडी है उसकी। मतलब एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, उसका जो डाटा है वो हैंड ओवर किया जाएगा एफडीए को। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, डाटा फ्रॉम एनी प्रायर ह्यूमन, इसके पहले कहीं उस दवा का किसी अदर डिजीज में तो ह्यूमन पे ट्रायल नहीं हुआ है, उसका कोई अगर रिकॉर्ड है तो वो सारे के सारे एफडीए को सबमिट किया। देन डेवलपर्स नीड टू आस्किंग फॉर एफडीए असिस्टेंस। फिर चलते हैं क्लिनिकल रिसर्च, ह्यूमन टेस्टिंग। ह्यूमन टेस्टिंग में क्या है, स्पॉन्सर कैन नॉट just go ahead and run testing in human without supervision। कभी भी ह्यूमन ट्रायल बिना प्रॉपर सुपरविजन के नहीं हो सकता है। ह्यूमन पे अगर उस दवा का आप टेस्टिंग करेंगे तो प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्लिनिकल ट्रायल। जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तो उसमें देयर आर मेनली 4 क्लिनिकल ट्रायल विच आर फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 स्टडी। अब फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, ये सारे के सारे फेज 1, 2, 3, 4 किस पे किए जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स पे। फेज 1 स्टडी आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द ड्रग सेफ्टी। These studies are typically done in a small number of healthy volunteers, 20 to 100, usually in a hospital setting where they can be closely watched and treated should there be any side effects. These volunteers are usually paid for their participation and for the most part tend to be men. Approximately 30 years of age on average. The purpose of these studies is to determine how the experimental drug is absorbed, metabolized, and excreted in humans. Additionally, they seek to determine what type of side effect occurs as the dosage of the drug is increased. Any beneficial effect of the drug are also noted. इसकी खास बात क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर assess the most common acute adverse effect. Examine the size of dose that patient can take safely without a high incidence of side effects. Begin to clarify what happened to a drug in the human body. तो जो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली यह देखने के लिए होता है कि कहीं वो दवा, उस ड्रग का सेफ्टी लेवल क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो दवा बॉडी में जाकर के कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट क्रिएट कर रही। तो फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल का मेन मोटिव क्या होता है, इवेल्युएट द ड्रग सेफ्टी। इसके लिए हम ड्रग को देते हैं स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर, 20 to 100, 20 से 100 लोगों के ग्रुप में इस दवा को दिया जाता है इन हॉस्पिटल सेटिंग, और उनका प्रॉपर सुपरविजन होते रहना चाहिए। इसमें हम ये देखते हैं कि उस दवा का एब्जॉर्प्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम उसमें स्टडी करते हैं। और ये भी देखते हैं कि
ऐसे कौन से साइड इफेक्ट हैं जो उस पूरे ग्रुप में कॉमन, और दवा की डोज को अगर बढ़ा दिया जाता है तो कौन कौन से साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं, ये भी देखा जाता है कि उस ड्रग का उन हेल्दी वॉलंटियर्स पे बेनिफिशियल इफेक्ट क्या क्या है। तो ये आपका हो गया फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, if phase 1 study do not reveal any major problem such as unexpected toxicity, the next step is to conduct a clinical study in which the drug is given to patients who have the condition intended to treat. Researchers then assess whether the drug has a favorable effect on the condition. जैसे कोविड पे किसी दवा को हमको देखना है कि ये कोविड में काम आएगी या नहीं आएगी, तो पहला काम क्या करेंगे, ड्रग स्क्रीनिंग। दूसरा काम क्या करेंगे, प्री क्लिनिकल स्टडी ऑन एनिमल्स, इन विट्रो एंड इन विवो। तीसरा काम क्या करेंगे, फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1 में हम 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर को लेंगे और देखेंगे उसमें वो दवा का कोई घातक दुष्प्रभाव तो नहीं है। फिर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, अगर फेज 1 सेकेंड ट्रायल में कोई घातक दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला तो किस पे चलते हैं, फेज 2 ट्रायल पे। फेज 2 में क्या है कि दवा का कोई मेजर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला, तब उस ड्रग को हम यूज करेंगे किसके ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर। पहले में मरीजों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, पहले में स्वस्थ लोगों पे इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड में किस पे इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट। Once an experimental drug has been proven to be safe and well tolerated in healthy volunteers, it must be tested in the patients that have the disease or condition that the experimental drug is expected to improve. तो पहले में हमने हेल्दी वॉलंटियर पे स्टडी किया, फिर दूसरे में पेशेंट पे स्टडी किया, ये देखने के लिए कि पेशेंट की कंडीशन उस दवा को लेने पे कुछ सुधर रही है या नहीं सुधर रही है। Phase 2 study are also designed to evaluate the effectiveness of the drug. The second phase of testing may last from several months to a few years and may involve up to several hundred patients. पहले वाले में आप कितने पेशेंट लेते हैं, 20 से 100। दूसरे वाले में कई सौ पेशेंट हम यूज करते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ टेस्टिंग, सेकेंड फेज में आपको कुछ महीनों से लेकर के कुछ सालों तक का समय लग सकता है। सेकेंड फेज में आपको कुछ महीनों से कुछ सालों तक का समय लग सकता है और इसमें हम सेवरल हंड्रेड पेशेंट, कई सौ पेशेंट पे उस दवा को हम ट्रायल करते हैं। Most phase 2 study are well controlled randomized trial. In general, the purpose of phase 2 study is to provide the pharmaceutical company and the FDA with comparative information about the relative safety of the experimental drug, the proper doses need to treat the condition, and the drug effectiveness. Only about 1/3 of experimental drugs successfully complete both phase 1 and phase 2 testing. तो फेज 2 टेस्टिंग में हमें क्या मालूम होता है, फेज 2 टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि दवा इफेक्टिव है कि नहीं है, और अगर इफेक्टिव है तो किस डोज पे ज्यादा इफेक्टिव। जनरली ये देखा जाता है कि क्लिनिकल ट्रायल में जो भी दवाएं जाती हैं उसमें से 1/3 दवाएं ही ऐसी होती हैं जो फेज 1 और फेज 2 टेस्टिंग को पास कर पाती, बाकी सारी की सारी फेल हो जाती हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जब भी न्यू ड्रग डेवलपमेंट करना होता है तो सबसे पहले ड्रग स्क्रीनिंग में हम क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करके उस ड्रग, उस मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चरल की एनालिसिस करते हैं। फिर प्री क्लिनिकल रिसर्च में 2, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो में स्टडी करते हैं लिविंग एनिमल के अंदर, इन विट्रो में हम आउटसाइड द लिविंग बॉडी। ये क्यों किया जाता है, देखने के लिए एनिमल फार्माकोलॉजी एंड एनिमल टॉक्सिसिटी,
उसमें प्री क्लिनिकल रिसर्च जो होता है वो करने का मेन मकसद ये होता है कि दवा को हम ह्यूमन पे ट्रायल करें, उसके पहले हम ये देख लें कि कहीं उस मेडिसिन की वजह से कोई बहुत भयंकर साइड इफेक्ट या कोई बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो वो अगर ह्यूमन पे होगा डायरेक्ट तो शायद वो घातक हो, इसलिए हम उसको पहले किस पे करते हैं, एनिमल। फिर आपका आता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जो स्पॉन्सर या जो फाइनेंशियल कंपनी होती है वो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग डेवलपमेंट का एप्लीकेशन एफडीए को सौंपती है। उसमें वो एनिमल फार्माकोलॉजी और एनिमल टॉक्सिसिटी का डाटा भेजती है, कोई प्रायर रिसर्च उस दवा पे हुआ है उसका डाटा भेजती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताती है। उसके बाद एफडीए अप्रूव कर देता है भाई आप क्लिनिकल ट्रायल करिए। तो क्लिनिकल ट्रायल में मोस्टली होते हैं आपके 4 स्टेप, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 में जो फेज 1 में हम ड्रग को किसको देते हैं, हेल्दी वॉलंटियर। उनकी जो पॉपुलेशन होती है कितना, 20 to 100 इन हॉस्पिटल सेटिंग। फेज 1 का मेन मकसद ये होता है ये देखने के लिए कि उस दवा का स्वस्थ लोगों पे कोई भयंकर दुष्प्रभाव तो नहीं है। तो फेज 1 में हम पेशेंट को नहीं यूज करते, किसको यूज करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर को। इनकी संख्या कितनी होती है, 20 से 100 इन हॉस्पिटल्स। उनको हम प्रॉपरली सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि उस दवा का कोई बहुत भयंकर साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, ड्रग की सेफ्टी को जज करने के लिए, ड्रग की सेफ्टी को जज करने के लिए। इसमें हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में पता लगाते हैं। जब फेज 1 पास हो गया ड्रग तो किसमें आया, फेज 2 में। फेज 2 में हम हेल्दी वॉलंटियर्स के बजाय किस पे ड्रग को अप्लाई करते हैं, पेशेंट के ऊपर, कि जिस दवा का हम एक जिस बीमारी के इलाज में उस दवा को हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं उस बीमारी से ग्रसित मरीजों पे उस दवा को हम ट्रायल करेंगे। उसमें हम जो सैंपल साइज है वो बढ़ा देंगे, कई 100 पेशेंट पे उस दवा को ट्रायल किया था, कई 100 पेशेंट। और इस प्रोसेस में कई महीनों से लेकर के कई सालों तक का समय लग सकता है। इसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग उस स्पेसिफिक डिजीज पे इफेक्टिव है कि नहीं है, अगर इफेक्टिव है तो किस डोज पे इफेक्टिव। ये आपका हो गया फेज सेकेंड ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। ज्यादातर दवाएं फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड ट्रायल में जितनी भी दवाएं आती है उसमें से 1/3 दवाएं ही ऐसी होती हैं, 1/3 ड्रग्स ही ऐसी होती है जो फेज